नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी इस समय सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। वहीं एलओसी और पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर करीबन 250 के करीबन आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमरनाथ की यात्रा जो कि अगले महीने से शुरू होने वाली है, यानी कि कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगी, उसको लेकर सेना और पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। और ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो 250 आतंकी हैं, ये कुछ न कुछ उत्पात मचा सकते हैं। ये आतंकी इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। खास तौर पर ये नार्को टेररिज्म फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी किसी भी साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने बताया कि स्टिकी बम एक बड़ी चुनौती है। इस तरीके की साजिश में आतंकी लगातार लगे हुए हैं। वो किसी भी प्राइवेट गाड़ी में ये स्टिकी बम मैग्नेट के जरिए लगा देते हैं और फिर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। 28 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा। अगली अपडेट क्वाड को लेकर आ रही है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड देशों की बैठक से चीन को एक बार फिर से मिर्ची लगी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उनका ग्लोबल टाइम, जिसे कि सरकारी भोपू कहा जाता है, वो कुछ न कुछ बयान ट्वीट के माध्यम से करता रहता है। और ऐसे में चीन के सरकारी भोपू ने लिखा कि क्वाड का तंत्र भारत को 1 इंच जमीन क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद नहीं करेगा और न ही जापान को चीनी तटरक्षकों के जहाज को चीन के दियाओ द्वीप समूह के पास जल सीमा में जाने से रोकने में मदद करेगा। ये एक घटिया क्वालिटी का रणनीतिक निर्माण है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल अमेरिका के हितों को पूरा करना है। वैसे दोस्तों, ये तो कहने वाली बात है कि चीन को इस क्वाड समूह से दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चारों देश अगर मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे तो चीन की वहां पर हेकड़ी नहीं चलने वाली है। ऐसे में उनकी तरफ से जो पहला बयान आया था वो एक सच्चाई थी, जिसमें चीन झुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं कि चीन परेशान है। चीन को टेंशन है कि अब उसकी नहीं चलने वाली है, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो दक्षिणी चीनी सागर क्यों ना हो। ऐसे में उसके खिलाफ उसके पड़ोसी देश भी हैं और ऐसे में अगर ये क्वाड समूह भी उसका मिलकर मुकाबला करता है तो आप समझ सकते हैं कि चीन जिस तरीके की हेकड़ी दिखाने की कोशिश करता है, उसकी एक भी नहीं चलने वाली। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना को लेकर, जिस पर काम शुरू होने वाला है। सुपौल जिले के डागमारा में बनने वाली पनबिजली परियोजना देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना होने वाली है। इस परियोजना के बन जाने से बिजली के निर्माण के साथ साथ कई अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। आपको बता दें कि डागमारा प्रोजेक्ट 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। परियोजना के कई फायदों को देखते हुए बिहार सरकार ने एनएचपीसी को इक्विटी के रूप में 500 करोड़ रुपए देने की सैद्धांतिक सहमति भी बनाई है। हालांकि इस परियोजना में लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी परियोजना अब तक देश में विकसित नहीं हुई है और ये 5 सालों के भीतर बना दी जाएगी। इस परियोजना में न केवल पनबिजली बल्कि सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। साथ ही इसे अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित किया जाएगा। रिजर्वायर बनने से कोसी इलाके में बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगा। साथ ही यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन सकता है। दरअसल इस परियोजना में 8 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा रिजर्वायर का निर्माण होगा। बड़े आकार में बराज बनने से कम 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के स्वदेशी मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल सिस्टम को लेकर, जो कि भारत की ऑपरेशनल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा। इसे भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खरीदने की योजना बना रही है, यानी कि मेड इन इंडिया मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल, जिसे कि MINT सिस्टम के नाम से भी जाना जा रहा है। भारतीय सेना इस मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल यानी कि MINT सिस्टम को DAP की मेक टू कैटेगरी 2020 के अनुसार खरीदने की प्रक्रिया में है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सिस्टम लाइट वेट, पोर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन विद सैटेलाइट, बैकहॉल एंड वायरलेस एक्सेस सिस्टम टू सपोर्ट वॉइस, वीडियो और डेटा इस तरीके का बनाया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट के तहत यानी कि मेक टू जो कैटेगरी है उसके तहत इक्विपमेंट के प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट, सिस्टम, प्लेटफॉर्म और उनके अपग्रेडेशन, इसके साथ ही इसके सब सिस्टम, सब असेंबली कंपोनेंट्स, इन सबको स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा, जिससे कि भारत की आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योगों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन 12 मार्च 2021 को ही 11 कंपनियों के लिए जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि इसमें जो बाय कैटेगरी है यानी कि जो खरीद श्रेणी है, उसका मतलब ये है कि ऐसे में भारतीय विक्रेता से उत्पादों का जो अधिग्रहण है कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है।
साथ ही इसका डिजाइन भी स्वदेशी रूप से होना चाहिए। विकास और निर्माण ये सब के सब स्वदेशी रूप से होने चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि MINT सिस्टम के विकास से रक्षा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता के अनुरूप सेना की ऑपरेशनल संचार क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको अगर यहाँ तक डिफेंस अपडेट्स पसंद आई हो तो कृपया करके अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है उज्बेकिस्तान को लेकर। उज्बेकिस्तान के सैनिकों ने उत्तराखंड चौबटिया में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान भारतीय सेना से 6 और असॉल्ट राइफलों को संभालना सीख लिया। अभ्यास को 10 लिख नाम दिया गया है। ये इसका दूसरा संस्करण है। चीन के साथ 1962 के युद्ध में रेजेंगला की लड़ाई में अपनी वीरता का परिचय देने वाली रेजेंगला बटालियन के रूप में जाने जाने वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित मलिक ने कहा कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान से सैनिक 6 और असॉल्ट राइफलों से फायरिंग करना सीख रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उज्बेक की सेना रूसी निर्मित AK-47 और AK-74 राइफलों का इस्तेमाल करती है। पिछले साल से ही भारत के द्वारा अमेरिका से 72,500 6 और राइफलें खरीदे जाने के बाद से भारत ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सरकार ने 72,500 6 और के दूसरे बैच के लिए भी आदेश दिया है, जो कि एक कॉम्पैक्ट 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल है। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो कमर्शियल विंग है, यानी कि कमर्शियल शाखा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कहा कि अगले 5 सालों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए और करीबन 300 लोगों को वो रोजगार देने की आवश्यकता देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगले वर्ष या फिर इस वर्ष के बाद लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं और जिस तरीके का हम निवेश करना चाहते हैं उससे हमारे संसाधन जनशक्ति 5 वर्षों में लगभग 300 लोगों की आवश्यकता को लक्षित करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी कमर्शियल लॉन्चेस की जो मार्केट है उसमें खड़ी है, जिसमें कि एलन मस्क का SpaceX भी खड़ा है, जो कि वैश्विक रूप से अन्य देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि उनके कम्युनिकेशंस, ब्रॉडबैंड, GPS, अर्थ मॉनिटरिंग और कई सारे उपग्रह शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि या फिर 1000 किलोग्राम से कम के समर्पित मिशनों में दूसरों पर बढ़त बनाए हुए है, जहां ग्राहक को लॉन्च लागत की जो कीमत है वो कम अदा करनी पड़ती है। अगली अपडेट भी इसरो को लेकर आ रही है। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से साउंडिंग रॉकेट RS-60 को लॉन्च किया। इसरो इस रॉकेट लॉन्च से न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करेगा। इसरो ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि श्रीहरिकोटा रेंज से उन्होंने न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा डायनेमिक्स में एल्टीट्यूडनल वेरिएंस का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 का लॉन्च किया था। इसरो के अनुसार ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र की जांच के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने 1 या 2 चरण वाले ये ठोस रॉकेट हैं। इसरो ने कहा कि वे लॉन्च किए गए वाहनों और उपग्रहों में इस्तेमाल किए गए और उपग्रहों में उपयोग किए गए नए कंपोनेंट्स या फिर उनकी सब सिस्टम के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या साबित करने के लिए आसानी से किफायती प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।